बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो जर्नल एंट्रीज अगर आपको पास करने के लिए आती है तो उसमें से आपने कौन कौन सी एंट्रीज पास करनी है, इसमें से सिर्फ 2 या 3 एंट्रीज में आपको सिखाऊंगा। और वो एंट्रीज आप, अगर आपसे कहा जाए जी कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें और उनकी एंट्रियां पास करें, तो आपने ये 3-4 एंट्रीज पास करनी होंगी। पहली एंट्री आ गई बेटा, वन डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट टू एसेट अकाउंट आ गया। ओके, अब यहाँ पे अमाउंट क्या आएगी, वो जो आपने 5000 हमने कैलकुलेट किया था, 5000 यहाँ पे लिख दें, 5000 आपने यहाँ पे लिख देना। और ये हर साल के लिए अलग अलग पास होंगी। अगर 5 साल के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाएगी तो ये 5 सालों के लिए अलग अलग एंट्रियां पास होंगी हर दफा। लेकिन आपसे 1 साल के लिए पूछे जाएंगे तो आपने सिर्फ 1 साल की पास करनी है। ओके, सेकंड एंट्री है बेटा, व्हेन डेप्रिसिएशन इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे। अब आपने इस अकाउंट को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया इस पैसे को, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि आपने इस अकाउंट को दूसरे अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ भी 5000, यहाँ भी 5000 आएगा। जो 5000 आपने ऊपर लिखा था वही 5000 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये 5000 कौन सा है, ये वो 5000 है जो आपने कैलकुलेशन की थी। थर्ड बेटा, जब आप एसेट को बेचेंगे तो फिर आपने उसके लिए एंट्री क्या पास करनी है। तो जब आप एसेट बेचेंगे तो आपके पास एंट्री आएगी बैंक अकाउंट टू एसेट अकाउंट। अच्छा, इस बैंक अकाउंट टू एसेट अकाउंट में यहाँ पे कैश टू एसेट भी आ सकता है, क्योंकि जब आप कोई चीज बेचेंगे तो डेफिनेटली आपको उसके बदले कैश मिलेगा। जब कैश इंक्रीज होगा तो कैश हमारा एसेट होता है, तो उसको हम डेबिट करेंगे। और दूसरी तरफ जो एसेट अकाउंट है वो हमारा जा रहा होता है, यानी एसेट हम बेच रहे होते हैं, उसमें कमी आ रही होती है, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो बैंक अकाउंट की जगह पे आप कैश टू एसेट अकाउंट भी कर सकते हैं। बैंक अकाउंट इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि उसने जो है वो मे पॉसिबल किसी बैंक से लिया हो और वो पैसे जो वो डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट करवा दी हो। तो आपको पता है कि बैंक भी आपका एसेट ही होता है, तो जब पैसे बैंक में जाएंगे तो वो डेबिट ही होगा। ये मैंने आप लोगों को वहां पे भी बताया था जब हमने कैश बुक्स की थी, सिंगल कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम कैश बुक। ये बेटा पहले 3 एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की। नंबर 2, जब डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी प्रॉफिट एंड लॉस में। और तीसरा, जब आपने एसेट को बेच दिया। अगर आपने उस एसेट को बेचा और बेचा किसी को ऐसे एसेट को बेचा जो कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस की फोर्थ वाली एंट्री करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम 3 एंट्रीज ही करवाते हैं। बट अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इफ प्रॉफिट इज अर्न्ड ऑन अ सेल ऑफ एसेट, अगर कोई अपने पास ऐसा एसेट है जिसको बेचने पे आपको कोई प्रॉफिट मिल गया है, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम जमीन खरीदते हैं 40 लाख रुपए की और उसके ऊपर आपको 50 लाख रुपए की हमने उसको सेल आउट कर दिया। अगर कोई ऐसा एसेट है जिसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिल जाता है तो फिर आपने एसेट अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर देना, यानी आपके डेफिनेटली एसेट की वैल्यू में इजाफा हो रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा। और जब बेटा आपके रेवेन्यूज इंक्रीज होते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो पहली 3 एंट्रीज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वन एंट्री इन केस ऑफ प्रॉफिट, जो कि अगर हम मशीनरी वगैरह की बात करें उस पर तो हमें प्रॉफिट नहीं होता, डेफिनेटली उसकी वैल्यू में हमें कमी ही आ रही होती है, इस वजह से हम उसको कह सकते हैं। हाँ, इस तरह से प्रॉफिट हो सकता है। मैं आपको थोड़ी सी लॉजिक दे देता हूँ। जिस तरह जब मैंने गाड़ी खरीदी फॉर एग्जांपल, तो उस वक्त 9 लाख रुपए की गाड़ी थी। मैं उसकी वैल्यू में आहिस्ता आहिस्ता कमी करता आ रहा था, आता जा रहा था, उसकी स्क्रैप वैल्यू की तरफ जा रहा था। एकदम गाड़ी का जो रेट है वो 9 लाख से 15 लाख हो गया। अब मे पॉसिबल वो जो मेरी 9 लाख वाली गाड़ी है वो 10 लाख या 10.25 लाख की बिक जाए। अब होना तो ये चाहिए था कि वो कम बिकती, लेकिन मार्केट में प्राइसेस इतनी हाई हो गई कि वो 9 लाख वाली गाड़ी 5 साल इस्तेमाल करने के बाद भी 10 लाख की बिक गई। जो कि आजकल सिचुएशन है ऐसी, देख लें आप कि वो लोगों ने गाड़ियां जो खरीदी हुई है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने, मेरे पास जो गाड़ी है मैंने वो खरीदी थी 11 लाख रुपए की, इस वक्त वो मार्केट में 18 लाख उसकी परचेज प्राइस है। अब अगर मैं उसको 3-4 साल इस्तेमाल कर भी लेता हूं तो मैं पॉसिबल 3 साल के बाद भी वो 11 लाख से एक्स्ट्रा की बिक जाए। तो वो जो 2-3 लाख आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा उसके लिए हम ये लास्ट एंट्री पास करेंगे, जो मैंने अभी आपके सामने फोर्थ वन एंट्री का आपकी बात की है। तो ये था बेटा हमारा पहला मेथड। एंट्री सभी मेथड में यही रहेगी, याद रखिएगा। मैं कोई भी आपको मेथड करवाऊं, एंट्रीज यही रहनी है, सिर्फ डेप्रिसिएशन की अमाउंट चेंज होगी, क्योंकि हर मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका डिफरेंट होगा। अब जब आपको क्वेश्चन अगर फॉर एग्जांपल आएगा तो उस क्वेश्चन के अंदर आपको कहा जाएगा जी कि ये उसकी कॉस्ट है, ये उसकी स्क्रैप वैल्यू है।
आप फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के जरिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें और एंट्रीज पास करें और साथ में उस एसेट का अकाउंट बनाएं। अब वो अकाउंट क्या बनाना है? अकाउंट बनाने का मतलब ये है कि आपने ये बताना है कि हर साल उस एसेट की वैल्यू में कितनी कितनी कमी आ रही है। उसके लिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ओपन करूंगा और आपको बताऊंगा कि अब आपने एसेट का अकाउंट कैसे बनाना है। एक मेथड मैं बहुत डिटेल में आपको बता रहा हूँ, बाकी मेथड के अंदर सिर्फ मैं आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका बताऊंगा, अकाउंट सबके अंदर सेम ही बनेगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 1। On 1st January, a machine was purchased for 40,000. Rate of depreciation is 10% per year. Prepare a machinery account. ये देखिए, prepare a machinery account for 3 years. When depreciation is charged under fixed installment method. उसने बोला जी 3 साल तक depreciation शो करें और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के जरिए करना। बेटा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि इसके अंदर डेप्रिसिएशन जो होती है वो फिक्स होती है। अब उसने यहाँ पे आपको परसेंटेज दे दी, वरना होना तो ये चाहिए था कि आपके पास परचेज प्राइस होती, स्क्रैप वैल्यू होती, उसको आप डिवाइड करते उसकी एस्टिमेटेड लाइफ के साथ, तो आपके पास डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाती। लेकिन मैंने आपको रेट कैलकुलेट करना भी सिखाया था, तो अगर आपको रेट गिवन है तो उसके जरिए भी हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या करेंगे? सिंपल, आपने 40,000 का 10% ले लेना है। 40,000 का आपने 10% लिया तो बेटा आपके पास जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुई वो हुई 4,000। चले मैं ये आपके सामने एक प्रॉपर सॉल्व करता हूं इसको, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। ओके जी, अब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने लगे। तो डेप्रिसिएशन का बेटा हम यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या होगा कि आपने कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देना है रेट के साथ। कॉस्ट का बेटा उसने बोला 40,000, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 10% से, विच इज इक्वल टू 4,000। अब ये हर साल फिक्स रहनी है, पहले साल भी 4,000, दूसरे साल भी 4,000 और तीसरे साल भी 4,000। उसने कहा 3 साल का अकाउंट बनाया, तो हमने 3 साल का इसका अकाउंट बना देना है। अब अकाउंट कैसे बनेगा? सिंपल बेटा, ये देखिए आपके सामने स्केच है और ये स्केच सभी मेथड्स के लिए है, चाहे वो अगले मेथड में मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां भी आपने अकाउंट ऐसे ही बनाना है। एक तरफ लेफ्ट साइड बेटा आपके पास डेबिट साइड होगी, राइट साइड आपके पास क्रेडिट साइड होगी। ऊपर आपने उस एसेट का नाम लिख देना है। अगर मशीनरी होगी तो मशीनरी अकाउंट लिख दें, अगर बिल्डिंग होगी तो बिल्डिंग अकाउंट लिख दें, अगर कार होगी तो कार अकाउंट लिख दें। ओके जी, सबसे पहले यहाँ पे उसने लिखा बैंक अकाउंट। आप इस बैंक अकाउंट की जगह पे कैश भी लिख सकते हैं। मैंने बोला कि डेफिनेटली बेटा आपने कोई चीज परचेज की है तो आप उसको कैश के तौर पे भी लिख सकते हैं, लाजमी नहीं कि यहाँ पे आपने बैंक अकाउंट ही लिखना है, आप इसको कैश भी लिख लेंगे तो भी ठीक है। कितने की खरीदी हमने? 40,000 की, तो आपने सिंपल यहाँ पे 40,000 लिख देना है। लेफ्ट साइड आपने स्टार्ट की, ईयर है 1992, 3 साल की बनानी है तो 1992, 1993, 1994, 3 साल की उसने कहा बनाना है तो 3 साल तक हम इसको लिखेंगे। बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये देखें 40,000 रुपए की हमने खरीदी, तो ये नीचे उसने बैलेंस कर दिया 40,000। अब राइट साइड के ऊपर भी बैलेंस 40,000 आना चाहिए, तो आप यहाँ पे भी राइट साइड के ऊपर भी लिख दें 40,000। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन कितनी थी? 10% ऑफ 40,000, तो कितनी थी? 4,000। तो यहाँ पे लिखिए आप डेप्रिसिएशन और यहाँ पे लिखिए 4,000। इस 40,000 में से 4,000 निकालें तो आपके पास जो इस वक्त 1 साल के बाद उस एसेट की वैल्यू कितनी रह गई? 36,000 रहेगी। यानी 1992 जब खत्म होगा तो 40,000 वाला जो एसेट है वो कितने का रह जाएगा? 36,000 का। सिंपल, आपने राइट साइड पे डेप्रिसिएशन लिख के उसकी अमाउंट लिख देनी है 4,000। अब इस 40,000 में से आपने 4,000 माइनस किया तो बैलेंस बराबर करने के लिए 36,000 आ जाएगा। इसको बोलते हैं बैलेंस सीडी। ये हमने जर्नल लेजर के अंदर भी पढ़ा था कैसे करते हैं जब हम टी अकाउंट बनाते थे। जी बेटा, पहले ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम लिखने में? एनीवन? बेटा यस में आंसर दें, क्लियर है? यस सर। ओके, अब दूसरे साल के लिए ये 36,000 उसका अमाउंट आ जाएगी ओपनिंग बैलेंस। ये देखें 36,000 यहाँ पे आ गया। सेम आप इसी तरीके को रिपीट करना है। 1992 के अंदर उसकी वैल्यू थी 40,000, 1993 में वो रह गया 36,000। ये 36,000 कहाँ से आया? ये 36,000 यहाँ से आया, ये वाला। और यहाँ पे देखिए उसने लिखा बैलेंस बीडी। बीडी का मतलब होता है ब्रॉड डाउन, यानी पिछले बैलेंस को आप आगे लेके आए हैं। अगेन बेटा यहाँ पे लिखे 36,000 और राइट साइड पे भी लिखे 36,000। डेप्रिसिएशन आपकी फिक्स है, यहाँ पे दोबारा लिखे 4,000। 36 में से 4 निकाले, कितना आ गया? 32,000। तो 1993 के बाद आपकी एसेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32,000। इसी तरह ये 32,000 आपके अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो यहाँ भी 32, यहाँ भी 32, और ये
इस तरह करते करते कितने साल का वो आपसे कहेगा, आप उस अकाउंट को बनाते जाएंगे जब तक कि इसका बैलेंस जीरो ना हो जाए। गॉट इट बेटा? जी सर। उसने 3 साल का कहा था, तो 1992, 1993, 1994 3 साल का बना के उसने देखे आगे बैलेंस करके छोड़ दिया कि 1995 के अंदर जो एसेट है उसकी मालियत अब 28,000 रह चुकी है। अगर वो कहे जी अगला भी बनाए, तो फिर हम दोबारा यहाँ 28 यहाँ लिखता, 28 यहाँ लिखता, 4,000 उसमें से माइनस करता, तो 24,000 का रह जाता, एंड सो ऑन। ये होगा बेटा वन कंप्लीट मेथड, जिसके अंदर 3 चीजें आपको आ सकती हैं। नंबर 1 डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, नंबर 2 जर्नल की एंट्री पास करें, एंड नंबर 3 उसका अकाउंट बनाएं। तो फर्स्ट मेथड में बेटा कोई प्रॉब्लम, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। Any one of you, but any problem? It means no problem. चलें अभी फिलहाल फिर हम एक ही मेथड करते हैं। आप कोशिश करें कि इसको आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, फर्दर मैं आगे नहीं जाता। इसके बाद मैंने आपको 2 से 3 मेथड पढ़ाने, जिसमें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड है। ये 2-3 मेथड्स हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। उसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का सिर्फ तरीका डिफरेंट होगा, अमाउंट वही इसी तरह आएंगे जिस तरह हमने अभी कैलकुलेट की है, लेकिन मे भी उसमें हर साल जो है वो अमाउंट देखिए, जिस तरह मैंने सेकंड मेथड बोला डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ये कहता है कि हर साल जो एसेट की वैल्यू है उसमें जब कमी आ रही है तो उसके इस्तेमाल के हिसाब से उसकी वैल्यू में कमी आनी चाहिए। उसमें हर साल डेप्रिसिएशन की जो रेट अमाउंट होगी वो डिफरेंट निकलेगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलें इसको हम फर्दर जो नेक्स्ट क्लास है उसमें डिस्कस करेंगे। आज मैंने आप लोगों से क्विज नहीं लिया। जो हमारी कमिंग क्लास होगी बेटा उसके अंदर आपके जो लास्ट 2 टॉपिक्स हैं प्लस दिस वन जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, जहां तक इसमें से मैं कुछ भी आपसे पूछ सकता हूं। मैं आपसे वीडियो ऑन करवा के कह सकता हूं कि मुझे इसकी लॉजिक बताएं, इसका मतलब बताएं, इसका मतलब बताएं। तो मैं आप लोगों की वीडियोस ऑन करवाऊंगा और उसके बाद आप लोगों से क्वेश्चनिंग करूंगा। कौन कौन से टॉपिक्स? नंबर 1 आप लोगों की जो मैंने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पढ़ाई थी, नंबर 2 हम लोगों ने जो कैश बुक्स पढ़ी थी, एंड नंबर 3 इज डेप्रिसिएशन, जहां तक पढ़ा है, जहां तक मैंने अभी कंप्लीट करवाया। बाकी मेथड जो है वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, एनीवन एनी क्वेश्चन? आपने लेक्चर सीआर साहब बैठे हुए हैं? जी सर, मैं कर देता हूँ बस आपको। बेटा ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। तो सर स्टूडेंट्स कह रहे हैं लेक्चर आपने अपलोड नहीं किए पहले 2 सर। कौन से वाले लेक्चर अपलोड नहीं हुए बेटा? सर पिछला लेक्चर और आज वाला भी कर दीजिएगा सर। वो मैं कर देता हूँ बेटा। जी सर, थैंक यू। हो जाते हैं बेटा लोड, दोनों हो जाते हैं, अपलोड हो जाते हैं। ओके हो गया। ओके सर।